Hello everyone, my name is Sweetie Badhalia and welcome to SP Academy classes. तो I hope you all are doing fine. इस वीडियो लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम चैप्टर को। क्लास 11th में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बाद इक्विलिब्रियम चैप्टर को पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर की बहुत डिमांड आती थी हमेशा कमेंट सेक्शन में कि मैम इक्विलिब्रियम चैप्टर करवा दीजिए, तो मैं आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर करवाऊंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इक्विलिब्रियम चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए हर चैप्टर का ना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, एक सिग्निफिकेंस होता है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर पढ़ते हैं, वो चैप्टर हमें फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है कि कोई रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। हम उसमें डेल्टा जी निकाल कर देखते हैं कि डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो हम कहते हैं रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव आता है हम कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी अगर हमारा ज़ीरो आता है हम कहते हैं रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। अब इक्विलिब्रियम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? थर्मोडायनेमिक्स ने हमें ये ज़रूर बता दिया कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी क्या रहेगी, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। इक्विलिब्रियम हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। हमारी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस कैसी होती है, जैसे कि मान लीजिए आपने क्लोज कंटेनर ले लिया, उस कंटेनर के अंदर आपने रिएक्टेंट डाल दिया ए और बी। ए के अलग मोल हैं, बी के अलग मोल हैं, और शुरू में जब ए और बी रिएक्ट नहीं कर रहे तो रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बना नहीं था। फिर कुछ समय बाद आप क्या देखोगे कि रिएक्टेंट रिएक्ट करके धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ से जो हमारे रिएक्टेंट हैं इनका अमाउंट कम हो रहा है और प्रोडक्ट का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर एक समय आएगा जब हमें ऐसा लगेगा कि रिएक्शन रुक गई, तो हमारे दिमाग में ना ऐसे बड़े सारे सवाल आते हैं कि अरे रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं हुई, अरे क्या कोई रिएक्शन है ऐसी कि अगर हम उसके टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करते हैं तो वो कंप्लीट हो पाएगी। अगर जितनी भी ये रिएक्शन हो के हमें लग रहा है नेकेड आई से कि रुक गई, तो वो कितने एक्सटेंट तक हुई होगी। तो ऐसे सारे सवालों का जवाब हमें चैप्टर देता है इक्विलिब्रियम। तो आइए हम इक्विलिब्रियम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम में कभी भी रिएक्शन रुकती नहीं है। इक्विलिब्रियम में कभी भी रिएक्शन रुकती नहीं है, वो हमेशा डायनामिक फॉर्म में रहती है, डायनामिक नेचर में रहती है। मतलब कि डायनामिक का मतलब क्या है कि रिएक्शन हमेशा इन मोशन रहेगी, रिएक्शन हमेशा चलती रहेगी। वो बात अलग है कि वो हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, हमें अपनी आंखों से लगेगा कि रिएक्शन रुक गई, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो चलती रहती है। तो एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है असर्शन रीजनिंग का या स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन कि इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है कि नहीं होता है। तो इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है, हमेशा रिएक्शन चलती रहती है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। अब इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम एक स्टेट है, एक स्थिति है जब हमको ये लगता है कि रिएक्शन रुक गई। अब वो क्यों लगता है? क्योंकि समय के साथ साथ कुछ हमारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे कंसंट्रेशन हो गया, कलर हो गया, वो हमको कांस्टेंट दिखाई देगा, प्रेशर हो गया वो हमको कांस्टेंट दिखाई देगा, तो हमको लगता है कि रुक गई, बट वो एक्चुअल लेवल पे रुकी नहीं होती। तो देखिए इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम हमारा वो स्टेट होता है जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ साथ चेंज नहीं हो रही होती। टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम तो रुकेगा नहीं, बट हमें लगेगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेम हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। अब एक और डेफिनेशन, इसको और दूसरे फॉर्म में हम कैसे कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम हमारी प्रोसेस की वो स्टेट, वो स्थिति को रिप्रेजेंट करता है जब प्रॉपर्टीज़ जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन सिस्टम का वो कोई अपने अंदर चेंज शो नहीं करता समय के साथ साथ। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रिएक्शन चल रही है, तो फिर ऐसा क्या हो रहा है कि हमको वो कांस्टेंट होता हुआ दिखाई देता है? यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम इक्विलिब्रियम को डिवाइड करें तो इक्विलिब्रियम हम पढ़ेंगे कैसे। इक्विलिब्रियम हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ फिज़िकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करेंगे कि फिज़िकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। इसमें बेसिकली क्या बनाया जाएगा, आपका फ्लो बनाया जाएगा। आपको थोड़ा सा आपके दिमाग में चीज़ें सेट की जाएंगी कि देखिए इक्विलिब्रियम काम कैसे करता है, कैसे सिचुएशन होती है जब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम अटेन हो गया। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फिज़िकल को करने के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम।
ठीक है। फिजिकल इक्विलिब्रियम बहुत छोटा सा है, मैं ट्राई करूँगी कि एक ही वीडियो लेक्चर में फिजिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म कर दूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे जो थोड़ा बड़ा रहेगा, और फिर थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम जो और भी काफ़ी बड़ा रहेगा। मतलब इन तीनों में सबसे बड़ा आयनिक ही है, आप ये मान के चलो। ये हम एक लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, इसमें कई लेक्चर हमारे लगेंगे और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लेक्चर्स लगने वाले हैं क्योंकि न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, है ना। तो इक्विलिब्रियम चैप्टर हो गया, थर्मोडायनेमिक चैप्टर हो गया, इनमें आपकी न्यूमेरिकल कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब हम ऐसे तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमारा कोई ये टारगेट तो है नहीं कि हमको चैप्टर कंप्लीट करना है, हमें चैप्टर सीखना है और इस तरीके से सीखना है कि चाहे हम स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, अब चलो ये तो 11th का है, आप बोर्ड नहीं दोगे, स्कूल के रिस्पेक्ट से समझ लो कि हम स्कूल के रिस्पेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड के बाद हमको नीट देना है या जेई देना है या CUET देना है। CUET में भी 12th के ही आते हैं, 11th का नहीं आता, बट जो भी एंट्रेंस आपको देना है, कहने का मतलब जितने भी इंडिया में आप एंट्रेंसेस देना चाहते हो तो वहाँ पे इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल ही आते हैं। तो जब चैप्टर की अगर हम अप्रोच देखें कि चैप्टर की तैयारी में क्या अच्छा होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल हमारा बड़ा अच्छा होना चाहिए, न्यूमेरिकल पोर्शन अच्छा होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पे हम अच्छा खासा ध्यान देंगे इस चैप्टर के अंदर, तो ये टाइम बड़ा ले लेगा, ठीक है। अगर वैसे करें हम टॉपिक के अकॉर्डिंग बात करें तो टॉपिक इतना टाइम नहीं लेते जितना न्यूमेरिकल की वजह से चैप्टर लंबा खिंच जाता है, ठीक है। तो एक बार ये वीडियो को पॉज करके इसके डेफिनेशन को आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या होता है, मैंने आपको कुछ बातें बताई इक्विलिब्रियम के बारे में। मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम ना हमेशा डायनामिक इन नेचर होता है। इक्विलिब्रियम हमेशा क्या रहेगा, डायनामिक इन नेचर रहेगा, मतलब हमेशा चलता रहेगा, रिएक्शन हमेशा चलती रहेगी, मोशन में रहेगी। तो फिर हमको कैसे दिखता है कि रिएक्शन रुक गई? तो इसका रीज़न ये होता है कि जिस स्पीड से रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में चल रही होती है, जो रेट होता है, जो स्पीड होती है फॉरवर्ड रिएक्शन की, वो बराबर हो जाती है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। वो किसके बराबर हो जाती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। अब देखो क्या है, इसको ऐसा समझते हैं सबसे सिंपल तरीके से। एक पर्सन है, वो भाग रहा है, ठीक है, मान लो ये उसकी डेस्टिनेशन है, वो भाग रहा है, भागा, जिस स्पीड से भागा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन पहुंचा, फिर उसी स्पीड से वापस आ गया। अब हमें क्या दिख रहा है कि अरे जहाँ से चला था वहीं पे तो आ गया, तो इसका मतलब तो कुछ हुआ नहीं, बट ऐसा तो नहीं है। अंदर ही अंदर उसने मोशन तो शो किया है, पहले फॉरवर्ड गया, फिर बैकवर्ड गया, फिर फॉरवर्ड गया, फिर बैकवर्ड गया, फिर फॉरवर्ड गया, फिर बैकवर्ड गया। तो ये मैंने आपको एक ऐसे ही एग्जाम्पल से समझा दिया कि इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जब रिएक्टेंट जिस स्पीड से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, प्रोडक्ट भी उसी स्पीड से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स हमारे कंज्यूम हो रहे होते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, उतने ही मॉलिक्यूल्स हमारे कंज्यूम हो रहे होते हैं रिएक्टेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमारा किसके बराबर हो जाता है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। और इसी वजह से जो हमारा इक्विलिब्रियम है ये रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। ये रिवर्सिबिलिटी की प्रॉपर्टी शो करता है और उस रिवर्सिबल नेचर को दिखाने के लिए हम लोग जो साइन लगाते हैं इक्विलिब्रियम में ऐसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो एरो है फॉरवर्ड के लिए, ये वाला एरो जो है बैकवर्ड के लिए है। आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं और आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या है, अब हम आते हैं अपने फिजिकल इक्विलिब्रियम पे। मैंने कहा हम बारी बारी से पढ़ेंगे फिजिकल, केमिकल एंड आयनिक। फिजिकल इक्विलिब्रियम जो डील करता है जिन रिएक्शन से, उसमें सारे के सारे फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल प्रोसेसेस में केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती। जैसे कि आपने पानी लिया, पानी से आपने बर्फ़ बना दिया, ठीक है, बर्फ़ को पिघला के पानी बना दिया, पानी को उड़ा के आपने वेपर्स बना दिए, ठीक है। तो जो आपका कॉम्पोजिशन है, जैसे पानी है H2O मॉलिक्यूल से बना है, आइस है H2O मॉलिक्यूल से बना है, स्टीम है H2O के मॉलिक्यूल से बना है, तो कॉम्पोजिशन नहीं बदल रहा,
ठीक है, आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने शुगर डिज़ोल्व कर दी, फिज़िकल प्रोसेस है। तो इस तरीके से जैसे इवेपोरेशन हो गया आपका, ठीक है, इवेपोरेशन हो गया, जो मैं आपको मेल्टिंग प्रोसेस समझा रही हूँ, तो ये सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं, फिज़िकल प्रोसेसेस के एग्जांपल होते हैं। तो इनको हम फिज़िकल इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप जो नोट करेंगे यहाँ पे, वो ये चीज़ नोट करेंगे कि फिज़िकल इक्विलिब्रियम के अंदर हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ, कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, एक तो इनके इक्विलिब्रियम, कैसे ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। फिर लिक्विड और गैस के इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग सॉलिड और गैस के इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम ये 3 प्रोसेसेस पढ़ेंगे और छोटे छोटे से रहेंगे, एक एक एग्जांपल से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यहाँ से ना कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा, सही बताऊँ मैं अगर आपको, तो यहाँ से कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा। बस जो ये फिज़िकल इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं, ये एक तरीके से आपको प्रिपेयर किया जाता है, समझाने की कोशिश की जाती है कि देखो एग्जाम्पल से समझो कि इक्विलिब्रियम जो है वो होता क्या है, ठीक है। तो ये बेस बनाने का बेसिकली काम कर रहा है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे सॉलिड और लिक्विड आपस में इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल को लेके हम लोग इसको समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास ना एक थर्मस फ्लास्क है जो कि परफेक्टली इंसुलेटेड है, ठीक है। हमने क्या किया, एक थर्मस फ्लास्क ले लिया जो कि क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड है। परफेक्टली इंसुलेटेड का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हीट ना तो अंदर जाएगी ना बाहर आएगी, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग का कोई इंटरेक्शन यहाँ पर नहीं है। और इंसुलेटेड है, अगर एनर्जी नहीं जा रही है, मास तो तुम भूल ही जाओ, ठीक है। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क लिख लो, फ्लास्क लिख लो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने ना इसके अंदर वाटर रख दिया, ठीक है, और आइस रख दी 273 केल्विन पे। 273 केल्विन का मतलब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस, और साथ में ही क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक हमारे पास क्या है, प्रेशर है। अब इसके अंदर हमने रखे हैं आइस, ठीक है, आइस के टुकड़े डाल दिए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइस के क्यूब्स हैं, मैं ऐसे ही बना रही हूँ रैंडमली, 4 मैंने बना दिए। अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई हमारा कंटेनर है वो परफेक्टली इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, नो हीट एक्सचेंज, मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो हमको क्या दिखाई देगा कि जो मास है वाटर का और जो मास है आइस का वो कांस्टेंट है। इस बात से अब आप क्या समझ रहे हो या क्या चीज़ ऑब्जर्व कर पाओगे, कंक्लूड कर पाओगे? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि आइस मेल्ट नहीं हो रही, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि 273 केल्विन पर वाटर जो है वो फ्रीज़ नहीं हो रहा। बट एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि देखो, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि लिक्विड भी जो बना है, पानी जो बना है, उसमें मॉलिक्यूल किसके हैं, H2O के। सॉलिड मैंने किसको लिया है, आइस को, तो आइस भी किससे बना है, किसके मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के। तो दोनों के मॉलिक्यूल सेम है ना। तो हो क्या रहा है बेसिकली कि अगर पानी में से कुछ मॉलिक्यूल आइस के सरफेस पे जाकर चिपक रहे हैं तो आइस के भी कुछ मॉलिक्यूल्स पानी के अंदर आके मेल्ट हो रहे हैं। अगर इसका मास कांस्टेंट आ रहा है, अगर इसका मास सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाके उसके सरफेस पे स्टिक हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, ठीक है, उतने ही मॉलिक्यूल्स आइस से कहाँ आ रहे हैं, पानी के अंदर आ रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप क्या समझ पा रहे हो, यहाँ से हम ये समझ पा रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, एट इक्विलिब्रियम
जो रेट है किसका, मेल्ट होने का, रेट ऑफ मेल्टिंग, वो बराबर हो गया है किसके, रेट ऑफ फ्रीजिंग के। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे जाके आइस के सरफेस पे चिपक रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल्स आइस से क्या हो रहे हैं, मेल्ट होके पानी के अंदर आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे वो क्या है, सेम। और यानी कि इक्विलिब्रियम पे जो रेट है, जो स्पीड है आइस के मेल्ट होने की, वो बराबर है किसके, पानी के रेट के, उसके फ्रीज होने की। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ के बारे में और डिस्कशन हम कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, जैसे मैं अगर ग्राफ प्लॉट करती हूँ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के, ठीक है, तो जो भी हमारा लिक्विड है उसका कुछ कर्व ऐसे आएगा, ठीक है, कि इस टेम्परेचर पे उसका ये वेपर प्रेशर है, इस टेम्परेचर पे ये वेपर प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हो वेपर्स बनना स्टार्ट होते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वेपर्स भी बढ़ रहे हैं, वेपर का प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो ये लिक्विड है और सॉलिड भी है यहाँ पे। तो जब हम सॉलिड का ग्राफ बनाते हैं तो सॉलिड का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ऐसे। तो ये हमारा सॉलिड हो गया, फ्रोज़न वाला हो गया। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये दोनों मीट करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे, जहाँ पे दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया, सेम, तो वहाँ से जो हम टेम्परेचर निकालते हैं उसको बोला जाता है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो बेसिकली अब मेल्टिंग पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में, सॉलिड के रिस्पेक्ट में, फ्रीजिंग पॉइंट किसके रिस्पेक्ट में, लिक्विड के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से हम फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ आप इसे भी नोट कर लेना कि ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड और लिक्विड फेजेस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में है, ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, क्या है, इक्विलिब्रियम में है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट या फिर उस सब्सटेंस का क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को भी आप नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको अभी तक बहुत आसान लग रहा होगा, ये चैप्टर भी बहुत आसान सा है, बस पता नहीं इसका हुआ क्यों बना होता है। अच्छा चलिए, अब हम पढ़ेंगे लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। अब इसमें ना हम दो सिचुएशन कंपेयर करेंगे। हमने ना एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर, ये क्लोज कंटेनर है इस समय, अब हमने इंसुलेटेड नहीं लिया है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, क्लोज्ड कंटेनर लिया है और इसको हमने यू शेप की ट्यूब से कनेक्ट कर दिया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, मैनोमीटर, और इसको हम बोलते हैं लिम्स। ठीक है, यहाँ हमने सेम लेवल पे मरकरी को फिल किया है। यहाँ पे हमने ले लिया लिक्विड जो कि वोलाटाइल इन नेचर है। ठीक है, आप इस डायग्राम को अगर ड्रॉ करना चाहते हैं तो साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं। मैनोमीटर हमारी वो डिवाइस होती है जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमने क्या फिल कर रखा है, इसके अंदर हमने मरकरी को फिल कर रखा है। अब बेसिकली क्या हो रहा है, एक कंटेनर था, क्लोज कंटेनर था, इस क्लोज कंटेनर के अंदर हमने एक ऐसा लिक्विड ले लिया जो कि वोलाटाइल इन नेचर है, जो कि कैसा है, वोलाटाइल इन नेचर है, मतलब उड़ सकता है। वोलाटाइल का मतलब है वो वेपर्स बना सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, तो जैसे घरों में देखो जब हम नेल पेंट हटाने के लिए थिनर की बॉटल खोल के रखते हैं तो वो उड़ जाता है ना, तो वो भी क्या है, वोलाटाइल इन नेचर। तो अब ये क्या करना है, शुरू में देखो क्या है यहाँ पे, बिल्कुल शुरू में क्या है, फर्स्ट सिचुएशन, या मैं इधर लिख देती हूँ। सबसे पहले जो पहली सिचुएशन है उसमें क्या है, एम्प्टी स्पेस है ना, शुरू में क्या है, एम्प्टी स्पेस है। अब धीरे धीरे इसके वेपर्स बनेंगे,
धीरे धीरे इसके वेपर्स बनेंगे और शुरू में ये जो मरकरी यहाँ फिल किया गया है ये बराबर लेवल में फिल किया गया है। अब इसके वेपर्स बन रहे हैं, धीरे धीरे वेपर्स यहाँ भी आ रहे हैं और प्रेशर को एग्जर्ट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे यहाँ से लेवल नीचे जाएगा, धीरे धीरे यहाँ से लेवल ऊपर आएगा। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वेपर फेज में बढ़ रहे हैं। पहले शुरू में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में क्या थे? कम, है ना। वेपर फेज में क्या थे हमारे? कम, ठीक। और अब वेपर फेज में क्या हो रहे हैं? ज़्यादा। वेपर फेज में क्या हो रहे हैं? ज़्यादा। आप देखो मेट्रो का सीन, बस का सीन, जब मेट्रो खाली होती है, बस खाली होती है, हमें आराम से सीट मिल जाती है, हम आराम से ट्रैवल कर लेते हैं। फिर और लोग आ रहे हैं, सारी सीट्स फुल हो रही है, फिर और लोग आ रहे हैं, कुछ लोग, अब सब ने सीट्स तो ऑक्यूपाई कर ली, अब लोग खड़े होके जा रहे हैं, फिर और लोग आ रहे हैं, फिर धक्का मुक्की हो रही है ना। ऐसा स्पेशली होता है जब हम मेट्रो को चेंज कर रहे होते हैं राजीव चौक पे, सेंट्रल सेक्रेटरीट पे, तो ऐसा होता है। तो समझ रहे हो? तो अब क्या है कि धीरे धीरे स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है। तो इसी तरीके से अब जब जैसे जैसे हमारे वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे, इनके बीच में आपस में टकराना वकराना शुरू हो जाएगा। अब जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, ये लेवल नीचे जा रहा है, ये लेवल ऊपर आ रहा है, ये तो चल ही रहा है। अब क्या होगा? ये कोलाइड करेंगे। अब पहले मॉलिक्यूल सिर्फ उड़ रहे थे, फिर धीरे धीरे एम्प्टी स्पेस जब था, फिर धीरे धीरे ये लेस वेपर बने, फिर लेस वेपर आपस में कोलाइड भी लेस कर रहे हैं। भाई कम लोग होंगे तो कम धक्का मुक्की, तो लेस कोलाइड कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं वेपर फेज में, इनका कोलिजन बढ़ता जा रहा है, कुछ आके इस लिक्विड के सरफेस पे भी कोलाइड कर रहे हैं, और फिर कोलाइड कर रहे हैं तो कंडेंस हो रहे हैं। तो एक समय आएगा जब इसका लेवल का नीचे जाना और इसका ऊपर जाना कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ना तो यहाँ से लेवल ऊपर जा रहा है और ना यहाँ से लेवल नीचे आ रहा है, ठीक है। हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो रुक गई है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि रिएक्शन रुक गई। एक्चुअल में क्या हो रहा है? ऐसे हाइपोथेटिकली मान लो यहाँ पे 1000 मॉलिक्यूल आ सकते थे, ऐसे मान लो, समझने के उससे कि मान लो इस खाली जगह में 1000 मॉलिक्यूल आ सकते थे। अब मैं ना यहाँ से 5 मॉलिक्यूल भेज रही हूँ, भाई उसका तो नेचर नहीं बदलेगा ना, वो वोलाटाइल है, वो तो उड़ेगा। अब वो उड़ रहा है, यहाँ से 5 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, बट ऊपर तो 1000 ही आ सकते हैं और 1000 मॉलिक्यूल हैं वहाँ पे। तो अगर ये 5 नए मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे तो वहाँ से नए 5 मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गया वेपर फेज में, फिक्स। अब जगह नहीं है ना। अब मान लो एक बॉक्स है तुम्हारे पास और उस बॉक्स के अंदर तुम मान लो कि 6 बॉल्स आ सकती हैं, तो तुम 6 के साथ अब ये सोचो कि 6 भी फंस के आ रही है और बिल्कुल उसके बाद कोई स्कोप ही नहीं है 7वीं बॉल आने का। तो अगर तुम 7वीं बॉल चाह रहे हो कि उस बॉक्स के अंदर आए, तो तुम्हें पहले वहाँ से एक बॉक्स में से बॉल को बाहर निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तो अब क्या हो रहा है? रिएक्शन ने या सिस्टम ने क्या अटेन कर लिया है? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। जो हमारा सपोज अगर सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, तो वाटर का जो लिक्विड है उसने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया, किसके साथ? वेपर्स के साथ। यानी कि जो रेट है, रेट ऑफ इवेपोरेशन वो बराबर हो गया है किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन के, ठीक है, किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। और यहाँ से जो डिफरेंस आता है उससे हम क्या नोट कर लेते हैं? वेपर प्रेशर। तो कई बार आपसे वाइवा में, टीचर वैसे या कहीं पे भी पूछ भी लिया जाता है कि वेपर प्रेशर क्या है। तो जब भी आप ये बोल रहे हो कि वेपर प्रेशर वो प्रेशर है जो वेपर्स एक्सर्ट कर रहे हैं लिक्विड के सरफेस पे, बट आपको साथ में ये भी बताना है कि वो कब पढ़ा जाता है? एट इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम ही सिस्टम ने अटेन नहीं किया है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर आपको कभी फिक्स वैल्यू का मिलेगा ही नहीं। अरे यहाँ से पहले शुरू में खाली था, जैसे जैसे वेपर्स बने, कम वेपर्स ने कम प्रेशर लगाया, फिर और वेपर बन रहे और प्रेशर आया, फिर और वेपर बन रहे और प्रेशर आया। तो तुम ऐसे अगर 5-5 मिनट बाद उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुमको हर बार अलग वैल्यू मिलती रहेगी। इसीलिए जब भी वेपर प्रेशर स्टडी किया जाता है तो वो कौन सी कंडीशन पे किया जाता है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बोल भी देती हूँ, आप लिख लीजिए वेपर प्रेशर की डेफिनेशन, कि वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या रहेगी? द वेपर प्रेशर
the vapor pressure exerted by the vapors in equilibrium. The vapor pressure exerted by the vapors in equilibrium with the liquid at a particular temperature. अब ये भी अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. अगर तुम टेम्परेचर बदल दोगे, टेम्परेचर यहाँ बढ़ाओगे, ज़्यादा जो उसकी इवेपोरेट होने की जो वो है फ्रीक्वेंसी या स्पीड है वो बढ़ जाएगी. तो जब ये आप मेजर कर रहे हो ना, ये किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करना है. अब जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन शुरू करी थी उसी टेम्परेचर को फिर पूरे प्रोसेस में मेंटेन करके चलो. ये नहीं कि 10 मिनट पहले कुछ अलग टेम्परेचर है, 10 मिनट बाद कुछ अलग है, ऐसे नहीं करना है. ठीक है. तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो वेपर्स प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, कौन सी कंडीशन में, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर. ठीक है. वीडियो को पॉज करके इसे एक बार नोट करिए प्लीज़. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. थर्ड केस हमारा क्या है, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम, या फिर इसे हम सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं. तो बहुत आसान है. देखो, जैसे कि मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, और मैंने ना यहाँ पे आयोडीन के कुछ पार्टिकल्स रख दिए, ऐसे गोल गोल करके इसकी कुछ बॉल्स थी, वो मैंने यहाँ पर रख दी. तो ये हमारा कंटेनर कैसा है, ये हमारा कंटेनर है क्लोज्ड. ठीक, क्लोज्ड कंटेनर है. अब मैंने क्या किया, इसको ना वार्म करना स्टार्ट किया, गरम किया, हल्का गरम किया. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि जो ये आयोडीन यहाँ पे क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ये धीरे धीरे सबलाइम करेगा. सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें सॉलिड सीधा किस में चेंज हो जाता है, वेपर में. अगर आपने घरों में देखा हो, पहले क्या होता था, दादी वगैरह, मम्मी वगैरह, जब सर्दियाँ आती थी, मतलब गर्मियाँ आई हैं, तो सर्दियों के कपड़े जब संदूक वगैरह में रखती थी तो वो कपूर की गोलियाँ डाल देती थी, है ना, या बेड में दीवान के अंदर जब कपड़े रखती थी तो कपूर की गोलियां डाल देती थी कि भाई इससे कपड़े जो है हमारे सेफ रहेंगे, है ना. तो वो क्या था, जो कपूर होता है वो क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस ही शो करता है. जब आप उसको 2-4 महीने के बाद खोल के देखोगे, आपको वहाँ पे कपूर की गोलियाँ नहीं मिलेंगी. तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस है, सबलाइम हो जाती है. कभी कपड़ों को सूंघ के देखो, उसमें से महक भी आती है. ठीक है. तो ये सब चीज़ें की हैं हमने बचपन में. तो अब देखो क्या है कि जैसे जो ये हमारा आयोडीन की बॉल्स है, ये सॉलिड है, जब हम इसको वार्म करेंगे तो धीरे धीरे ना ये सबलाइम होगा, इसके वेपर्स बनेंगे. किसके वेपर बनेंगे, आयोडीन के. अब आयोडीन का जो कलर होता है वो होता है वॉयलेट. क्या होता है, वॉयलेट. जैसे आपको ग्लास का जार ले लो, ठीक है, शीशे का कंटेनर ले लो और उसको आयोडीन की बॉल्स डाल के उसको वार्म करो, आपको पर्पल कलर के फ्यूम्स, वॉयलेट कलर के फ्यूम्स बनते हुए दिखाई देंगे, धुआं सा आ रहा है. ठीक है. फिर धीरे धीरे उसकी कलर जो है, जो उसका कलर इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, डार्क होता जाएगा, डार्क वॉयलेट. एक समय आएगा जब उसके बाद और डार्क नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि सिस्टम ने क्या अटेन कर लिया है, इक्विलिब्रियम. ठीक है. तो शुरू में क्या होता है कि जो कलर की इंटेंसिटी रहेगी वो बढ़ेगी. ठीक है. फिर एक समय के बाद, आफ्टर सम टाइम, जब सिस्टम क्या अटेन कर लेगा, इक्विलिब्रियम, तो क्या हो जाएगा, कलर इंटेंसिटी कांस्टेंट. क्या हो जाएगी, कांस्टेंट. ठीक है. तो इसके आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं. जैसे आयोडीन का मैंने आपको बता दिया कि आयोडीन सॉलिड है, ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लेता है आयोडीन के वेपर्स के साथ. ऐसे ही आप उसका एग्जांपल लिख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड का. तो अमोनियम क्लोराइड भी सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है. ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, एग्जांपल दे देंगे अमोनियम क्लोराइड का और पूछेंगे कि ये किस तरीके का, सॉलिड, लिक्विड, ऐसे सॉलिड, गैस, ऐसे करके पूछ लेंगे. फिर उसके बाद ये कैम्फर का एग्जांपल आप ले सकते हो, ये भी सबलाइम करता है.
तो इस तरीके से आप अलग अलग एग्जाम्पल ले सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि तीनों प्रोसेसेस को समझने में, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस और ये सॉलिड गैस को समझने में आपको ज़रा सी भी दिक्कत आई होगी, क्योंकि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल से हम इसको बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है। बेसिकली 100 बात की एक बात, तीनों एग्जाम्पल्स हमने यही चीज़ सीखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा किसके, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 2 छोटे छोटे से टॉपिक रह गए, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं और आपके लिए समझना इसके लिए सुपर डुपर ईजी हो जाएगा। कैसे? देखो, मैंने ना एक ग्लास ले लिया, मैंने क्या किया, ग्लास ले लिया और इस ग्लास के अंदर मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, अब अगर ग्लास है तो ग्लास के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट में ही तो पानी आ सकता है, तो यानी कि मैंने वॉल्यूम क्या कर दी है, वॉल्यूम मैंने फिक्स कर दिया आसान भाषा में, यानी कि गिवन अमाउंट है वॉल्यूम का। ठीक है, पानी का। अब मैंने उस पानी के अंदर ना 1 चम्मच चीनी मिलाई, मिला दी चम्मच से, मिल गई। वो मेरा जो सॉल्यूशन है जिसके अंदर अब चीनी मिल चुकी है, वो मेरा क्या है, शुगर सॉल्यूशन। ये नेचर में अनसैचुरेटेड कहलाएगा। अनसैचुरेटेड क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके अंदर अगर मैं दूसरी चम्मच चीनी डालूंगी वो भी घुल जाएगी, तीसरे चम्मच चीनी डालूंगी वो भी घुल जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशंस जिसके अंदर हम और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहा जाता है। ठीक है, अब जब मैं चीनी मिला रही हूँ, 1 चम्मच चीनी मिलाई, यानी कि 1 चम्मच मैंने सॉल्यूट मिलाया, दूसरे चम्मच मैंने सॉल्यूट मिलाया, तीसरा चम्मच मैंने सॉल्यूट मिलाया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसॉल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिसॉल्यूशन। तो डिसॉल्यूशन आपका क्या प्रोसेस होता है, व्हेन अ सॉल्यूट कीप्स ऑन डिसॉल्विंग। ठीक है, जब आपका सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता रहता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन है उसे अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर अभी भी और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। 3 चम्मच चीनी डाल दी, 4 चम्मच चीनी डाल दी, 5 चम्मच डाल दी। एक समय आएगा कि अब अगर मैं टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं कर रही, वॉल्यूम अगर मेरा उतना ही है, फिक्स है अमाउंट का कि पानी मेरे को 1 गिलास इतना ही लेना और पानी नहीं मिलाना, तो एक समय आएगा जब और चीनी घुलना बंद हो जाएगी, डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी। जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाती है, हम कहते हैं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड से क्या बन गया है, सैचुरेटेड। क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है और सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। सिस्टम ने क्या अटेन कर लिया, इक्विलिब्रियम। क्योंकि अब इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है कि जितने हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे होंगे, जितने हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है, उतने ही हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं शुगर के वो बाहर आ रहे होंगे, वो क्या हो रहे होंगे, क्रिस्टल आउट हो रहे होंगे। तो जो रेट ऑफ डिसॉल्विंग है और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या हो गया इक्विलिब्रियम पे, एक बराबर, एक जैसा। ठीक है, तो देखो खत्म हो गया वाला टॉपिक। इसमें देखो एग्जाम्पल से हमने समझा कितना आसान रहा। हमारे पास ना 2 चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। दोनों मिलके बनाते हैं सॉल्यूशन, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूट हमारा वो होता है जिसे हम डिसॉल्व कर रहे हैं और ये ज़्यादातर लेस अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट जो है इसके अंदर चीज़ डिसॉल्व की जाती है और ये नॉर्मली ज़्यादा अमाउंट में हम लेते हैं। तो मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें जब मैं चीनी मिला रही थी, ठीक है, तो जो चीनी थी, शुगर जो थी, इस एग्जांपल में सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रही थी और इसके अंदर मैंने पानी लिया था, तो पानी जो है यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। पानी है, प्योर सॉल्वेंट है, अब चीनी है, सॉल्यूट है, इसको इसके अंदर मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनेगा और वो शुगर सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर अभी और चीनी डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, अभी और सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता है।
जो जब तक मैं चीनी डाल रही हूँ, मिला रही हूँ, डाल रही हूँ, मिला रही हूँ, उस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहेंगे, क्योंकि सॉल्यूट अभी तक उसमें डिज़ोल्व होता जा रहा है। एक समय आएगा जब सॉल्यूट या चीनी डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, उसको हम कहेंगे क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट आ गया है, सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो गया है। अब अगर आप टेम्परेचर नहीं बदल रहे हो, वॉल्यूम नहीं बदल रहे हो, तो उतने अमाउंट में और चीनी तो डिज़ोल्व नहीं होगी, उतने पानी में और चीनी डिज़ोल्व नहीं होगी, और हम कहेंगे कि अब सिस्टम ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया। अब क्या हो रहा है, अगर आप ज़बरदस्ती और चीनी डिज़ोल्व करोगे तो जो डिज़ोल्व चीनी है उसके क्रिस्टल बाहर आ जाएंगे। तो जो डिज़ोल्व करने वाला है और जो क्रिस्टलाइजेशन है वो क्या आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप एक बार नोट कर लो। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा फिजिकल इक्विलिब्रियम हो गया ख़त्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। ये 12th में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका टॉपिक, बट ये बेस अभी 11 से ही बना के चल लो। ठीक है, ये बेस्ड है हमारा हेनरीज लॉ पे। मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, टू द पॉइंट आपको चीज़ें बताऊँगी और टॉपिक ख़त्म। हेनरी लॉ क्या कहता है? हेनरी लॉ ये कहता है कि जैसे मैंने कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर मेरा कोई लिक्विड है, मैंने इसके अंदर यहाँ पे गैस भर दी, जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक बनानी है मुझको। ठीक, अब ये गैस के कुछ मॉलिक्यूल अपनी मर्जी से जितना जा रहे हैं जाएंगे। ठीक है, तो जो गैस का अमाउंट लिक्विड में रहेगा वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड का मतलब क्या है कि गैस कितनी प्रेजेंट है लिक्विड के अंदर। अब गैस नहीं जा रही भाई, अगर मान लो CO2 है, ज़्यादा सॉल्युबल नहीं है। हेनरी लॉ ये कहता है कि अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें, ये पिस्टन है, ये ढक्कन है, मूवेबल है, अगर हम पिस्टन लगा दें तो ये पिस्टन क्या करेगा, प्रेशर लगाने से नीचे आ जाएगा। प्रेशर लगाने से क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। और फिर ये जो पार्टिकल हैं ये फोर्सफुली, इनको कहाँ जाना पड़ेगा, पानी के अंदर पहले के मुकाबले और ज़्यादा जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा अमाउंट ऑफ गैस है या मास ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड प्रेशर के। जितना ज़्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगी उतना ज़्यादा गैस को फोर्सफुली लिक्विड के अंदर एंटर करना पड़ेगा, और गैस जितना ज़्यादा लिक्विड के अंदर पाई जाएगी उतनी ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी रहेगी। तो जितनी भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सोडा वाटर हो गया, शैम्पेन हो गया, बियर हो गया, ये सारी चीज़ें इन जब बनाई जाती हैं तो CO2 गैस या जो भी गैस हम इसके अंदर डाल रहे हैं, CO2 ही डाल रहे होते हैं, हाई प्रेशर पर डाली जाती है। इसीलिए जब हम ढक्कन खोलते हैं, बाहर का प्रेशर क्या है, कम। गैस जब डिज़ोल्व की गई थी हाई प्रेशर पे की गई थी, ढक्कन खोलते हैं तो बाहर का प्रेशर कम है, अंदर का प्रेशर ज़्यादा, एकदम से फिस साउंड आती है ढक्कन खुलने की, पता चल जाता है हाँ भाई ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोल दी, दूसरे कमरे में अब ग्लास लेके शू करके पहुंच जाओ। ठीक है ना, तो ये किस पे बेस्ड है, ये हेनरीज लॉ पे बेस्ड है, जो कि हमें यही बताता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, तो फाइनली हम लोगों ने इक्विलिब्रियम का फिजिकल इक्विलिब्रियम पोर्शन ख़त्म कर लिया इसी वीडियो लेक्चर में। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं प्लीज़ उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।